Welcome student. In this session we will complete some of the left topic of soil resources which we have already studied in a previous video. Previously we have seen that some of the type of soil like alluvial soil, black soil and red soil. So let's continue with the another types of soil, which is laterite soil, arid soil, forest soil. So and after that we have seen that soil erosion and about the conservation. So let's begin with the literate soil. The literate soil, the word literate, it came from a Latin word which is later. It means break. ये जो लिटरेट शब्द है यानी लिटरेट सॉइल का जो लिटरेट शब्द है ये बेसिकली ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका अर्थ होता है ईट. ओके यानी ईट की तरह इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, या इट इज sometime it red in color and sometime it red is brown in color. So in it commonly seen in a high rainfall and high temperature region, and due to this high rainfall it resulted the intense lynching due to rain. It means बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वो क्या होती है, पानी में घुल जाती है और बह जाती है बहुत ज़्यादा. इट इज़ कॉल्ड लिंचिंग. तो बहुत लिंचिंग की वजह से मिट्टी की ऊपरी परत पूरी तरह से बह जाती है. सो इन दिस सॉइल वेरी लो अमाउंट ऑफ ह्यूमस, इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो मिट्टी के जो जैविक बैक्टीरिया यानी बायोलॉजिकल जो बैक्टीरियाज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन और मिट्टी कम उपजाऊ रह जाती है. लेकिन सम टाइम विद अ मिक्सचर ऑफ गुड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कभी कभी जब हम इसमें अच्छे मैन्योर और फर्टिलाइजर का अगर हम यूज करें तो इस मिट्टी पे भी खेती की जाती है. These soils are commonly found in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, MP, and hilly area of Odisha and Assam. Okay, and also with a mixture of good manure and fertilizer in Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu, this soil is favorable for the cultivation of tea and coffee. यानी अच्छे मैन्योर और फर्टिलाइजर और बेटर टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर के साथ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में इन लिटरेट सॉइल में चाय और कॉफी की खेती की जाती है. साथ ही इन तमिलनाडु जहाँ पे रेड लेटराइट सॉइल पाई जाती है, इन तमिलनाडु देयर इज अ रेड लेटराइट सॉइल, एंड ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश एंड केरला विच इज ऑल्सो फेवरेबल फॉर द कैश्यू नट. यहाँ पे क्या उगाया जाता है, इस लेटराइट सॉइल में कैश्यू नट यानी काजू की खेती की जाती है. सो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट सॉइल विच इज एरिड सॉइल. अब दूसरा है एरिड सॉइल. एरिड जैसा नाम से ही हम जानते हैं, एरिड का मतलब होता है सूखा, यानी ऐसे एरियाज जहां टेम्परेचर बहुत हाई है, रेनफॉल बहुत लो है, उन रीजन को हम एरिड रीजन कहते हैं. तो उन एरिया में रेड और ब्राउन, इट आर मेनली इन अ कलर इन रेड टू ब्राउन, रेड से ब्राउन कलर के जो मिट्टी होती है वो क्या कहलाती है, एरिड सॉइल, which especially seen in Thar desert, specifically in India. Okay, so it red to brown in color and also commonly seen in a Thar desert, specifically in India. And it is a sandy and saline, यानी ये जो सॉइल होती है ये कैसी होती है, सैंडी यानी रेतीली होती है, और इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. सो these soil are sandy and सलाइन. और कभी कभी तो ये इतनी सलाइन होती है, इतना ज्यादा इसमें नमक पाया जाता है कि इनकी जो झीलें होती है, यानी एरिड सॉइल में मिलने वाली जो झील होती है वहां वाटर को इवोपरेट करके उसे नमक भी बनाया जाता है. सो ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर एंड ऑल्सो द फास्ट evaporation process, these soil have
वेरी लेस फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स ये जो सॉइल होती है बहुत कम फर्टाइल होती है, एंड क्योंकि एवोप्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, सो इन लोअर होरिजन यहाँ पे चूना पत्थर के कंकड़ नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, विच वो क्या करते हैं, वो मिट्टी की ऊपरी परत को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन जो होता है, यानी जो सॉइल का वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और सॉइल पूरी तरह से एरिड बन जाती है। क्लियर? अब sometime with the use of technology, because we are studying about the resources, and as we know that the human have a ability to convert the natural thing according to its need. It means with the skill and technology we can able to modify everything. तो टेक्नोलॉजी और नए एग्रीकल्चर मेथड्स की हेल्प से एरिड सॉइल में भी राजस्थान, स्पेशली इन वेस्टर्न राजस्थान के कुछ एरियाज में क्या की जा रही है, आज खेती करना पॉसिबल हो पाया है। सो देयर इज सम काइंड ऑफ एग्रीकल्चर फाउंड इन अ वेस्टर्न राजस्थान विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन मैथड, विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर। सो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट सॉइल विच इज द फॉरेस्ट सॉइल। नाम से ही पता चल रहा है कि फॉरेस्ट सॉइल जो कि हिली और माउंटेन रीजन में मिलती है, कॉमनली इट फाउंड इन अ हिली एंड माउंटेन रीजन इन इंडिया। अब क्या है कि ये हम दो तरीके की फॉरेस्ट सॉइल होती है। एक ऐसी सॉइल जो फॉरेस्ट के अपर पार्ट पे पाई जाती है, यानी ऊपरी हिस्से में पाई जाती है, पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों के फॉरेस्ट में पाई जाती है, और कुछ जो तराई रीजन यानी नीचे के हिस्से पे पाई जाती है। देयर इज अ सेवरल डिफरेंस बिटवीन देम। जो ऊपर की ओर की जो फॉरेस्ट सॉइल होती है ये काफी कोरस होती है, यानी बहुत पथरीली होती है, कंकड़ीली होती है, एंड सम टाइम इट कवर विद द स्नो। कभी कभी ये क्या होती है, स्नो से कवर होती है, जिसकी वजह से ये एसिडिक हो जाती है, और स्नो कवर होने की वजह से इसमें किसी भी तरह का ह्यूमस यानी किसी भी तरह का जैविक पदार्थ नहीं पाया जाता है। सो इट लो फर्टिलिटी, इसमें फर्टिलिटी भी नहीं होती है। और वहीं जो स्लोपी रीजन की होती है, यानी नीचे तराई रीजन का वैली में जो फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है, इट लूमी एंड स्लिटी, काफी महीन होती है, और इट्स अ काइंड ऑफ एलुवियल सॉइल, और ये फर्टाइल होती है। क्यों? बिकॉज रिवर अपने साथ माउंटेन से मिनरल्स और फाइन सॉइल लेकर आती हैं, और हम जानते हैं कि क्या रिवर माउंटेन्स के स्लोप से उतरने के बाद वो प्लेन में जाती है, यानी यहाँ पे इसकी रिवर की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, और वो उसे यहाँ बिछा देती है, जिसकी वजह से ये एरिया काफी फर्टाइल हो जाता है। सो इट्स अ सॉइल इन लोअर वैली एंड एलुवियल फैन, या एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन होता है, और ये काफी फर्टाइल होती है। ओके, so in India the forest soil basically found in some area of some slopy area of Himalayas, and some area of Aravallis, and also in a not in a Amarkantak, in a southern part of India, in Western Ghat. Okay, Western Ghat and some area of Eastern Ghat. ओके, लेट्स बिगिन विद द सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्या है? जब भी सॉइल की ऊपरी परत का नेचुरल एजेंट की हेल्प से क्या होती है, या तो बह जाती है, पानी के साथ बह जाती है, या हवा के साथ उड़ के यहाँ से हट जाती है, किसी भी रीजन से सॉइल की जब ऊपरी परत हटती है तो वो क्या कहलाता है? इट्स अ सॉइल इरोजन। यानी जब मिट्टी का कटाव या उसका बहाव होता है तो उसे क्या कहते हैं हम? सॉइल इरोजन। ये किसी भी रीजन से हो सकता है, ये वाटर से हो सकता है, ये एयर से हो सकता है, और भी बहुत सारे रीजन है। अब क्या है कि जो इरोजन है और फॉर्मेशन है सॉइल का, ये एक पैरेलल प्रोसेस है, यानी इरोजन नेचर में सॉइल का इरोजन भी होता है और वहीं सॉइल का फॉर्मेशन भी होता है। जहां नई मिट्टी नदी लाकर बिछाती है, वही नदी कुछ एरिया में उसी मिट्टी को काट के
इरोज करती है, इरोड करती है, बहा देती है। तो इरोजन और फॉर्मेशन दोनों एक पैरेलल रीजन है, लेकिन सम टाइम विद द ह्यूमन इंटरप्शन, ह्यूमन के इंटरप्शन होने की वजह से कभी कभी जो ये सॉइल है ज्यादा ही इरोजन हो, इसका सॉइल का इरोजन बढ़ जाता है, विच लेट द अनबैलेंसिंग ऑफ नेचर। इसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से इनबैलेंस हो जाता है। अब देखते हैं सम काउज ऑफ द सॉइल इरोजन। द फर्स्ट काउज इज द डिफॉरेस्टेशन विच कंप्लीटली मेड बाय द ह्यूमन। So deforestation is completely made by the human. In deforestation, as we know that we continuously cut it down the forest, cut it down the tree for the human for completing the human need and some time of human greed. ओके हम कभी कभी अपनी जरूरतों और लालच को कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को अंधाधुंध काट रहे हैं, और जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। यानी अगर हम एक पैच ऑफ लैंड पे सपोज अगर इस पे फॉरेस्ट है और हम इसको पूरी तरह से काट दे तो क्या होगा, यहाँ की मिट्टी बिल्कुल फ्री हो जाएगी हवा के साथ उड़ के जाने के लिए और पानी के साथ बहने के लिए। नतीजा क्या होगा, इसके ऊपर की परत जो होगी बह जाएगी, यानी कंप्लीट सॉइल का इरोजन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज द ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग अनदर काउज इज लेड बाय द ह्यूमन। ओवरग्रेजिंग जब हम जानवरों को एक ही लैंड में बार बार क्या कर रहे हैं, ग्रेज करवाते हैं, वहां पे ग्रेजिंग करवाते हैं, तो उसकी वजह से सॉइल क्या हो रही है, यानी जब हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं तो सॉइल के पेड़ पौधों की पकड़ सॉइल पे ढीली होती है और मिट्टी पर पकड़ ढीली होने की वजह से मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। कंस्ट्रक्शन और माइनिंग अनदर ह्यूमन मेड काउज विच लेड द सॉइल इरोजन। एंड नेक्स्ट वन इज द रनिंग वाटर मेक चैनल। अब क्या होता है, समटाइम इन एग्रीकल्चर हम क्या करते हैं, जो हमारे किसान हैं यानी जो हमारे फार्मर्स हैं वो डिफरेंट वो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर टेक्निक्स यूज करते हैं, प्लगिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी मिट्टी को हटाने की ये में कई सारे चैनल्स बन जाते हैं, यानी ये इस तरह से गलीज यानी कई सारे चैनल बन जाते हैं जिसमें क्या होता है, पानी बहने लगता है, और जब पानी बहता है तो ये आसपास की मिट्टी को भी काट कर अपने साथ बहा देता है। सो रनिंग वाटर मेक द चैनल्स विच इज नोन एज द गलीज। Okay, now next is the land unlifted for cultivation, यानी वैसे लैंड जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विच इज द पड़ती भूमि एट द टाइम ऑफ लैंड रिसोर्सेस। जब हम उसको छोड़ देते हैं अनलिफ्ट यानी बैरन छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वैसा लैंड खराब हो जाता है। यहाँ अगर किसी तरह की कल्टीवेशन नहीं होगी तो ये लैंड पूरी तरह से फ्री है, इट्स कंप्लीटली, यहाँ का सॉइल क्या होगा, फ्री है। किस लिए, इरोड होने के लिए, किसके द्वारा, वाटर और एयर से। तो वैसे लैंड को हम बैड लैंड कहते हैं, और जो कि इस तरह के बैड लैंड इन इंडिया में चंबल वैली में पाए जाते हैं, और चंबल वैली में इसे खड या रैविन के नाम से जाना जाता है। ओके। एंड और जब कभी किसी भी सॉइल का पूरा टॉप लेयर नीचे की ओर यानी नीचे की ढलान की ओर बह जाता है पानी के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट सीट इरोजन, यानी ये कंप्लीट पैच ऑफ लैंड का इरोजन एक साथ हो रहा है। सो इट्स नोन एज द सीट इरोजन। द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, इट्स कॉल्ड द सीट इरोजन। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो इरोजन और कंजर्वेशन, जो इरोजन का उल्टा क्या होता है, कंजर्वेशन। यानी अगर हम इरोज कर रहे हैं, इरोजन का उल्टा है कंजर्वेशन। अगर डिफॉरेस्ट कर रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या हो सकता है, फॉरेस्टेशन। अगर हम फॉरेस्ट काट रहे हैं, सो डिफॉरेस्टेशन का उल्टा होता है अफॉरेस्टेशन। तो अब क्या करेंगे, अगर हम जहां पेड़ काट रहे हैं वहीं पेड़ अगर हम लगा देंगे तो क्या होगा, इस एरिया में सॉइल कंजर्व हो जाएगा। यहाँ पे अगर पेड़ लगाते जाएंगे तो क्या होगा, पेड़ों की पकड़ मिट्टी में बनी रहेगी, पेड़ मिट्टी को पकड़ के रखेंगे और मिट्टी जो है वो पानी और हवा से बहेगी नहीं, तो यहाँ पे सॉइल कंजर्व हो जाएगा। सिमिलरली
ओवर ग्रेजिंग, अगर ओवर ग्रेजिंग है तो हम क्या करेंगे, ग्रेजिंग को कम कर देंगे तो सॉइल कंजर्व हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन और माइनिंग है, अगर इसको हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे तो फिर सॉइल कंजर्व हो जाएगा। अगेन द रनिंग चैनल्स, अगर हम एग्रीकल्चर के वक्त ध्यान रखें कि इस तरह की गलीज और चैनल्स ना बनने दें तो सॉइल कंजर्व हो जाएगा। ओके, अगर हम बैडलैंड को नहीं छोड़ते हैं, वहां अगर हम उसका कुछ यूज कर लेते हैं तो वो बैडलैंड नहीं रह जाएंगे, उसका यूज हो जाएगा। सो now let's talk about the some methods of the conservation, which is the first one is the contour plugging. Contour plugging, which is the decrease the flow of water at the contour lines. It means हम क्या करते हैं, in contour plugging we just प्लगिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्लोप, यानी हम हिली एरिया में क्या करते हैं, हिली एरियाज में यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से स्ट्रिप्स बना देते हैं और इन स्ट्रिप्स पे अपोजिट, अगर ये हिल है तो इसके अपोजिट, यानी जो रनिंग हो रहा है, यानी वाटर का फ्लो किधर होगा, वाटर का फ्लो इधर होगा, तो इसके अपोजिटली हम क्या करेंगे, प्लगिंग करना स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे लैंड को बैरियर मिलेगा और बैरियर मिलने की वजह से जो वाटर फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सपोज अगर यहाँ से अगर पानी बह रहा है तो मिट्टी बहाकर कहाँ लगाएगा, इस स्ट्रिप पे लगा देगा, फिर यहाँ अगर पानी बह रहा है तो इस स्ट्रिप पे आके रुक जाएगा, यानी हमारा जो मिट्टी का परत है वो यहाँ आके रुक जाएगा। और अगर हम यहाँ पेड़ पौधे लगा देते हैं तो वो वहीं पे होल्ड हो जाएगा। इट मीन्स द प्लांट होल्ड द सॉइल, और उसकी वजह से हिल का जो सॉइल है वो टॉप लेयर बहने से बच जाएगा और सॉइल इरोजन नहीं होगा। ओके, अनदर मेथड इज द terrace cultivation. The terrace cultivation in which we convert the terrace into the mountain on which we can easily cultivate the crops. Generally in terrace farming अब क्या होता है, माउंटेन पे स्लोप है, स्लोपी रीजन में पानी आसानी से गिरेगा। अगर एक स्लोप है तो पानी इस पे क्या होगा, आसानी से गिर जाएगा, लेकिन अगर हम ऐसे कर दें तो क्या होगा, पानी यहाँ रुकेगा। सो सिमिलरली इन टेरेस रीजन, माउंटेन के एक साइड पे इस तरह से टेरेस बना दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर को यहाँ पे रुकावट मिलेगी और रुकावट मिलने से क्या होगा, वो स्लो हो जाएगा, जिससे सॉइल इरोजन कम होगा। ओके, रिस्ट्रिक्ट द ओरिजन। जनरली जो ये टेरेस फार्मिंग है ये कहाँ पे होता है, ये जनरली हिमालय रीजन में और वेस्टर्न कोस्ट में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग इन अ लार्ज फील्ड, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक लार्ज फील्ड में स्ट्रिप्स बना लेते हैं इस तरह से, और इन स्ट्रिप्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। किससे, इन स्ट्रिप्स को स्टोन और ग्रासेस से हम ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ ग्रास लगा देते हैं, यहाँ स्टोन डाल देते हैं। अब क्या होता है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग में होता क्या, सपोज मान लो इधर से पानी आ रहा है या हवा चल रही है और यहाँ पे क्या लगा है, हवा से अगर मिट्टी बहती भी है तो क्या होगा, ये जो हमने यहाँ ग्रासेस लगाए हैं ये मिट्टी को क्या करके रखेगा, ब्लॉक करके रखेगा, जिसकी वजह से मिट्टी नहीं बहेगी। अगर यहाँ से पानी आता है तो मिट्टी बह के कहाँ जमा हो जाएगी, इस जगह, इस ब्लॉक पे जमा हो जाएगी। फिर अगर यहाँ पानी आ रहा है इधर से तो मिट्टी यहाँ जाके जमा हो जाएगी, यानी मिट्टी इरोड होने से बच जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिप क्रॉपिंग। नेक्स्ट वन इज द शेल्टर बेल्ट। अब शेल्टर बेल्ट क्या है, शेल्टर बेल्ट जिसमें हम एक पैच ऑफ लैंड के चारों ओर पेड़ लगा देते हैं, जो कि क्या करता है, विंड स्पीड को रिड्यूस कर देता है। और ये जो शेल्टर बेल्ट है ये जनरली उन्हीं जगहों पे लगाया जाता है जहां पे हवा बहुत तेज चलती है, टू स्टेबलाइज द सैंड ड्यून। देखो लिखा हुआ भी है, द शेल्टर बेल्ट रो ऑफ ट्री टू स्टेबलाइज द सैंड ड्यून, यानी सैंड ड्यून को हम लोग क्या करते हैं, स्टेबल करने के लिए, एक जगह रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्योंकि जब हवा इधर से चल के आएगी और इसके किनारे पेड़ लगे होंगे तो क्या होगा, हवा पेड़ों से टकराएगी और हवा की स्पीड स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से मिट्टी हवा के साथ नहीं उड़ेगी, और नहीं उड़ने की वजह से यहाँ पे इरोजन नहीं होगा। So now we have seen the contour plugging, which is like this. Again, see. Okay.
लिसन है, देखो कॉन्टोर प्लगिंग, इसमें क्या किया गया है, एक हिली रीजन पे इस तरह से स्लोपी लैंड बना के यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कॉन्टोर किया जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या किया गया है, एग्रीकल्चर कर लिया गया है, जिससे अगर पानी उतरता भी है तो यहाँ पे पूरी तरह से जो भी क्रॉप हमने कल्टीवेट किया है वो क्या करेगी, मिट्टी को होल्ड करके रखेगी, और क्योंकि ढलान सीधी नहीं है तो पानी फास्ट यहाँ से नहीं निकलेगा, तो इरोजन अपने आप कम हो जाएगा। Okay, again see, this one is another one example of contour plugging. Okay, now this one example of terrace farming in mountain के एक साइड पे, इसे समझो ठीक से, माउंटेन के एक साइड पे you can see that there is a mountain slope एंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माउंटेन के एक साइड पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे टेरेस बना दिया गया है विद द हेल्प ऑफ स्टोन, ये हम विद द हेल्प ऑफ स्टोन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्रास कर सकते हैं, और इस तरह से सीधी ढलान नहीं होने की वजह से पानी की रफ्तार यानी वाटर का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, और यहाँ लगे हुए प्लांट्स जो होंगे वो यहाँ की मिट्टी को रोक कर रखेंगे, जिससे इरोजन नहीं होगा। अनदर वन इज द स्ट्रिप क्रॉपिंग। इन स्ट्रिप क्रॉपिंग देयर इज अ स्ट्रिप्स, यहाँ बहुत सारी स्ट्रिप्स बना दी गई हैं और यहाँ पे ग्रासेस लगा दिया गया है, जिससे क्या होगा, जब पानी बहेगा तो क्या होगा, मिट्टी इसके साथ नहीं बह के बाहर, यानी जो खेत है यानी जो पार्टिकुलर पार्ट है, पैच ऑफ लैंड है, इसके बाहर नहीं जा पाएगी। अगेन देयर इज अ स्ट्रिप क्रॉपिंग, ओके, द स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस। Okay, there is a shelter belt. You can see here the shelter belt is particular patch of land के चारों ओर क्या किया गया है, पेड़ लगा दिया गया है, ताकि हवा की रफ्तार को कम किया जा सके। और देख सकते हो कि इसके चारों ओर का एरिया बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है, थोड़ा एरिड दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, एरिड रीजन है, हवा बहुत तेज चलती है, और इस वजह से हवा की स्पीड को कम करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, शेल्टर बेल्ट की हेल्प ली गई है। ओके, नाउ द पीपल मैनेजमेंट यानी लोगों का मैनेजमेंट। लोग चाहे, अभी जस्ट आई से दैट द अपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज अफॉरेस्ट्रेशन, ओवरग्रोजिंग, द मिनिमाइज द ओवरग्रेजिंग, द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनिंग टू मेंटेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनिंग। तो दीज आर द अंडर द पीपल मैनेजमेंट, यानी लोग अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, अपने मैनेजमेंट से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं, और सॉइल जैसी इंपॉर्टेंट रिसोर्स को इरोज होने से, उसका लॉस होने से हम क्या कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। जिसका एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है इन सुखोमार्जी गांव और झबुआ जिला, यानी ये जो झबुआ इज अगेन अ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाया गया है, जो कि 1976 में 13 पर हेक्टेयर था, और वो 1992 में बढ़ करके 1272 पर हेक्टेयर हो गया। यानी यहाँ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए गए ताकि हम क्या कर सके, सॉइल इरोजन को रोक सके। और जिससे क्या हुआ, सुखोमार्जी गांव में क्या हुआ, इनमें यहाँ पे जो रिसोर्सेज धीरे धीरे बढ़ने लगे। इट मीन्स फॉरेस्ट के बढ़ने की वजह से एग्रो बेस्ड प्लांट, फॉरेस्ट बेस्ड जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो ज्यादा आने लगे, जिससे क्या हुआ, लोगों का लाइफ भी डेवलप हुआ, रिसोर्सेज भी डेवलप हुआ, और साथ में हमने क्या किया, अपने नेचर को भी बचाया, यानी सॉइल को भी इरोज होने से बचाया। सो इट्स अ कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल development, which have to learn in this chapter that how we use our resources, sustain it for us and as well as for the future generation. Okay.